चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। मोल को पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, कंपाउंड के बारे में, क्या चीजें हैं ये जिसके अराउंड हम लोग घूमने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, केमिस्ट्री। क्या जानते हैं, क्या समझते हैं इस सब्जेक्ट से, आप लोग अपने अपने थोड़ा विचार प्रस्तुत करें। केमिकल्स की पढ़ाई, केमिकल्स की पढ़ाई, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलिए बोलिए, सब लोग अपने अपने बोलो भाई। डरावना क्वेश्चन नहीं है, आराम से रिएक्शंस आराम से बताएं। स्टडी ऑफ पार्टिकल्स और केमिकल इंटरेक्शन बोला इन्होंने, है ना, उनका नेचर कैसा है ये बोला। कंबाइनिंग डिफरेंट केमिकल्स एंड मेकिंग न्यू थिंग्स और न्यू सब्सटेंसेस, है ना, ये सारा फील्ड किसका है, केमिस्ट्री, है ना। केमिकल सब्सटेंसेस ऑनलाइन में कोई बताना चाहता है केमिस्ट्री क्या है, कोई बताएगा। नीचे वाले बोर्ड पे मैं जनरली क्लास लेती थी तो वहां पे ये जो है ये सामने है, इसलिए बार बार मेरी नजर ऐसे वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ओके, और कोई बताएगा। कार्तिक बताइए। स्टडी ऑफ मैटर। अवनी, अवनी कौन है, अवनी बताइए। एटम एंड मॉलिक्यूल बोला, क्या बोला आपने। प्रीतिका। Some study of chemicals, one symbol, that smallest unit atom. सब लोग बोलेंगे, कोई ऐसे नहीं बैठेगा। मानसी बताओ। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, सही है। सबने ही थोड़ा थोड़ा क्या बताया, ठीक बताया, है ना। तो केमिस्ट्री है क्या, इट इज ऑल अबाउट केमिकल्स, ऑल अबाउट केमिकल्स, है ना। तो क्या क्या स्टडी करेंगे भाई, अगर आप किसी केमिकल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, है ना, उसकी अगर आप प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो, प्रॉपर्टीज में आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी देख सकते हो, एक तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कुछ कौन सी प्रॉपर्टी आप डिस्कस करोगे, केमिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, है ना, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। आफ्टर दैट इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, इंटरेक्शन में ही हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इनकी बात करेंगे, या हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि इनके बीच में रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, केमिकल्स के बीच में किस तरीके का रिएक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। अगर ये रिएक्शंस हो रहे हैं तो रिएक्शंस में कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं, गवर्निंग रूल्स कौन से हैं। कोई केमिकल है तो उसका टेक्सचर कैसा है, कोई केमिकल है तो उसका यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ के पे यूज कर रहे हो केमिस्ट्री को, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हो केमिकल्स, कहाँ कहाँ पे किस किस ब्रांच में यूज हो रहे हैं, है ना। या और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आपका फर्टिलाइजर में यूज हो रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है, मेडिकल में यूज हो रहा है, ये सारा जो भी केमिकल कंपाउंड की आप पूरा केमिकल कंपाउंड का A to Z जो भी स्टडी करोगे उसको आप क्या बोलोगे, केमिस्ट्री।
उसमें स्ट्रक्चर आएगा, उसमें वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। उसमें आप उसका कंपोजिशन देखोगे। जैसे हमने बोला कि हम वाटर की केमिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो वाटर कैसा दिखता है ना, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। वाटर किसी थिंग से रिएक्ट कर रहा है, वाटर सोडियम से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है ना। वाटर अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है। वाटर अगर SO2 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है। वाटर अगर किसी ऐसे केमिकल से रिएक्ट कर रहा है जिससे एसिड रेन बन रही है ना। वाटर कहीं पे आग बुझाने का काम कर रहा है, कहीं पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करवाने का काम कर रहा है। तो अगर हमने बोला कि केमिस्ट्री ऑफ वाटर, तो केमिस्ट्री ऑफ वाटर में क्या क्या आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे हमने बोला सपोज कि हम बोल रहे हैं एक केमिकल हमने चूज किया, केमिस्ट्री ऑफ वाटर सपोज हमने चूज किया, ठीक है। तो वाटर में क्या है, पहले इसका हम क्या कोशिश करेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये बोल दिया हमने, ठीक। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो गई। अगर हम बोले कि भाई ये किन किन एटम्स से मिलके बना हुआ है, तो कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। अगर हम बोले कि कैसा इसका कलर है, तो आप क्या बोलोगे, कलरलेस है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करना चाहो तो बोलोगे अगर डेंसिटी चेक कर ले तो 1 ग्राम पर ml हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसका टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर का मतलब समझते हैं, टच करने में कैसा है, सॉफ्ट है, स्लीपरी है, स्मूथ है, रफ है ना। जैसे अगर आप हनी को टच करो तो हनी कैसा लगेगा आपको, स्मूथ लगेगा। ग्लिसरीन को टच करो तो ग्लिसरीन का कैसा टच होगा, स्मूथ टच होगा, है ना। लेकिन ग्लिसरीन, हनी, ये सब क्या होंगे, थिक होंगे, है ना, थिक लिक्विड है। और अगर वाटर को आप टच करो तो वाटर कैसा है, बिल्कुल थिन, यहाँ से वहां, कहाँ से कहाँ चला जाएगा, है ना। तो डेंसिटी बहुत लो है, ठीक। एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, विस्कोसिटी, अभी पढ़ोगे आप लोग 11th में, इसका पूरा चैप्टर है। विस्कोसिटी वैसे तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन विस्कोसिटी का जो मेन मतलब होता है, विस्कस फोर्स का जो मेन मतलब होता है वो ये होता है कि अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड में कई सारी लेयर्स होती है, लेयर 1 2 3 4, लिक्विड जो है कई लेयर्स में होता है। तो लेयर्स आपस में जब लिक्विड आगे बढ़ता है, फ्लो करता है, तो लेयर्स आपस में, लेयर्स के बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो जहाँ पे विस्कोसिटी ज्यादा होती है वहां पे विस्कस फोर्स ज्यादा होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, हनी की बात करें, ग्लिसरीन की बात करें और वाटर की बात करें, तो वाटर की विस्कोसिटी कम होती है। वाटर अगर देखो आप तो कितना पतला है, आराम से फ्लो कर जाएगा। अगर आप हनी को यहाँ पे ऐसे टिल्ट करके बॉटल ओपन करके रखो तो यहाँ से यहाँ तक हनी को जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन पानी तुरंत आपने खोला नहीं लिड कि पानी गया, है ना। तो फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से और क्या आप बात कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने सोडियम डाल दिया पानी में, है ना। ये आप लोगों ने लैब में देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट। सोडियम का टुकड़ा बच्चे लेते हैं, सिंक में डाल देते हैं, बम फूट जाता है ना। सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, हाई हीट क्रिएट होती है। तो सोडियम वाटर सोडियम से कैसे रिएक्ट कर रहा है या किसी और भी मेटल से कैसे रिएक्ट कर रहा है, कहीं पे ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम कर रहा है, कहीं पे कैसे काम कर सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए काम आ। तो इसका मतलब केमिस्ट्री ऑफ वाटर का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका टेक्सचर, वो कैसा दिखता है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, अगर उसको हम क्रिएट करना चाहते तो किस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और फिर रिएक्शंस अगर वो कर रहा है तो कौन कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन कर रहा है, ये सब होगा आपका केमिस्ट्री ऑफ वाटर। क्लियर है बात। तो ये 1 2 4 पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लें फटाफट से। शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे।
स्पीड से लिखेंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी 10th की स्पीड से लेवल अप जाएंगे ना। कंटेंट को साथ साथ में नोट करना है आपको। इंटरैक्शन, रिएक्शन, रूल्स, जो गवर्निंग रूल्स होंगे। जो पॉइंट, जो बात क्लियर नहीं हो किसी भी लेक्चर में, वो आराम से पूछेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पेशेंस बनाए रखना है ना। दो टॉपिक नहीं समझ में आए तो ऐसा नहीं अब क्या होगा, है ना। पेशेंस रखेंगे तो केमिस्ट्री धीरे धीरे आती है। केमिस्ट्री लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको लगेगा धीरे धीरे, कब हमको आने लगी हमको पता नहीं लगा, है ना। और अगर शुरू में रिपल्शन शो करेंगे, जैसे हमें नहीं समझ आ रही है, अरे छोड़ो, तो फिर क्या होता है, फिर कब तंग करती है वो भी नहीं पता चलता। थोड़ा थोड़ा डेली जितना क्लास में कराया जाएगा एटलीस्ट उतना घर पे जाके जरूर कर लेना। एक बार रिवाइज तो एटलीस्ट करना ही है। आप क्लास में जो करेंगे, क्लास नोट्स तो होंगे ही आपके पास, आपको प्रिंटेड नोट्स भी देंगे, है ना, जिससे कि कोई चीज अगर क्लियर ना हो। या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अगर चैप्टर में 25 चीजें, 25 टॉपिक हैं, कभी कोई एक टॉपिक रह गया, तो आप नोट्स देख के क्या बता पाओगे कि मैम ये चीज रह गई, ये करवा दीजिए। नोट हो गया। ये शॉर्ट में था, है बहुत कुछ। ये क्या है, शॉर्ट। टेक्सचर लिखा था मैंने, विस्कोसिटी लिखी थी, सोडियम और वाटर का रिएक्शन लिखा था, फायर एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटर लिखा था, है ना, पानी कैसे कैसे यूज होता है। ऑनलाइन बच्चे भी नोट कर रहे हैं ना। वीडियो ऑन कर लो, आप अपनी वीडियो क्यों बंद करे हुए हो। हम आगे वीडियो नहीं कर पाए। और बाकी लोग कौन नहीं कर पाए, कौन हो गया। चल, अब केमिकल की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। सबसे पहले 9th क्लास में आप क्या पढ़ते हो, मैटर पढ़ते हो ना। मैटर की डेफिनेशन क्या बोली जाती है, 9th में पढ़ा है। एनीथिंग which has mass and occupies space. which occupies space, have mass, और क्या था, and felt by any of सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से आपको फील भी होना चाहिए ना, अपने आसपास में हवा है, फील हो रही है ना, एयर फील तो होती है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, हैव मास, फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 होते हैं। अच्छा, कोई नया डिस्कवर नहीं हुआ है।
नया डिस्कवर हुआ है क्या अभी? बायो वालों से पूछूं? बायो वाले बताएं। नहीं नहीं, 5 ही। टीचर की बात माननी होती है, हर बात नहीं माननी होती है ना। 5 ही सेंस ऑर्गन है, अभी तक कोई नया हमारी बॉडी में डिस्कवर नहीं हुआ। एटम की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी मैटर का छोटे से छोटा वो पार्ट डाल्टन ने डिस्कवरी करी थी। डाल्टन ने बोला था छोटे से छोटा वो पार्ट जो आपका इनडिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हमने क्या बोला था? एटम बोला। और बाद में जो और मॉडर्न थ्योरीज आई उसमें बोला गया कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, नॉन फंडामेंटल, कई सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें हम लोग डिस्कवरी पढ़ते हैं। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो 9th या 10th में तो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पर अर्लियर डेफिनेशन क्या है? अर्लियर डेफिनेशन यही है कि इट इज स्मॉलेस्ट indivisible particle of matter, और एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल की। ये डेफिनेशन किसने दी थी? एटम देखिए, इन जनरली एटम जो होता है वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम जो है किसी न किसी के साथ, अपने ही एटम के साथ कंबाइंड होके, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एच एटम के फॉर्मेट में एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है आपका H2 के फॉर्मेट में। मतलब एटम जो है वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। कुछ ही एटम ऐसे हैं जो जैसे फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे आपका जो रिएक्ट नहीं करते हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी अदर जो होंगे वो कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मतलब एटम एटम आपस में कंबाइन करके किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूल के फॉर्म। इसका मतलब एटम का कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब वो मॉलिक्यूल बन जाता है तो उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे H2 एग्जिस्ट करती है, O2 गैस एग्जिस्ट करती है, O2 मॉलिक्यूल है, H2O वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना। उसको जरूरी नहीं है वो किसी से रिएक्ट ही करे, वो आराम से H2O अकेला भी पड़ा रह सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट हैव इट्स ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बनेगा कैसे मॉलिक्यूल? इट इज फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एटम्स, या आप कह सकते हो मॉलिक्यूल को इट इज ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल को क्या कह सकते हो आप? ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे हम लोग बोलते हैं H2O मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल। ये सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल भी अगर आप ध्यान से देखो तो दो तरीके के दिख रहे हैं।
जैसे H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, दो एलिमेंट है ना। H2 में अगर देखो तो केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, O2 में देखो तो केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, एक ही एलिमेंट है। Cl2 में क्लोरीन है। CO2 में अगर देखो तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यानी मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल अपने ही एटम से, अपने ही एलिमेंट के एटम से कंबाइन किए हो, या किसी डिफरेंट एलिमेंट से भी कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। तो जो सेम से बनते हैं उनको हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उनको? होमो एटॉमिक। होमो का मतलब सेम, एटॉमिक का मतलब जिसमें दो तीन जो भी मॉलिक्यूल एटम है वो क्या है? सेम है ना। और हेटेरोएटॉमिक किसको बोलेंगे? जिसमें दो या तीन या चार एलिमेंट आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल को बना रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये होमो एटॉम, इसमें होमो हेटेरो कौन कौन से हो जाएंगे? ये H2 होमो है, O2 होमो है, Cl2 होमो है, और CO2 और H2O कैसे हो जाएंगे? हेटेरो एटॉमिक। तो ये डेफिनेशन नोट हो गई, तो होमो हेटेरो लिख ले। ये हो गया सबका। छोटी छोटी चीजें हैं, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? होमो एटॉमिक में क्या होगा? ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स होंगे। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं O2, N2, H2, Cl2, Br2, O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। होमो एटॉमिक हो गए। हेटेरो की बात करें तो क्या लिख देंगे? एटम्स आर ऑफ आर फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं ना। जैसे हमने लिया CO2, तो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO है। हमने लिया पानी, H2, NO2, N2O, SO2, SO3, H2SO4, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन था, CO में कार्बन ऑक्सीजन था। वाटर में क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो एलिमेंट आ गए। NO2 में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया। N2O में भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। H2SO4 में कितने आ गए? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सबके सब किस कैटेगरी में आ गए? हेटेरोएटॉमिक। क्लियर है पॉइंट? ऑनलाइन यस मैम। कार्तिक, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अब एटम और मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो एक टर्म और बोला जाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? अगर किसी मॉलिक्यूल में मान लो तीन एटम्स आपको दिख रहे हैं, तो ट्राई एटॉमिक हो जाएगा और उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 3। अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको दो एटम, जैसे H2 बोला, तो H2 में हाइड्रोजन के दो एटम दिख रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल बोला जाएगा डाई एटॉमिक और इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। ठीक है, तो एटॉमिसिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल।
एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम दिखते हैं आपको फॉर्मूला लिखने से पता चल जाता है। उसी नंबर को क्या बोलोगे, एटॉमिसिटी। जैसे हमने बोला ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो जाएगी, डायटोमिक हो जाएगा। ऑक्सीजन कैसी गैस हो गई, डाई एटॉमिक। ओजोन बोला हमने, अगर ओजोन गैस, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, एटॉमिसिटी कितनी हो गई, बोलिए 3 हो गई। तो गैस को क्या बोल दोगे आप, ट्राई एटॉमिक। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं CO2, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, ट्राई एटॉमिक बोल दीजिए। तीन से ज्यादा हो जाता है, या 3 को भी पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में ले लेते हैं। 3 से ज्यादा होगा तो क्या बोल देंगे, पॉलीएटॉमिक। जैसे मान लो हमने बोला मीथेन CH4, तो CH4 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, एटॉमिसिटी बोलिए, आकर्ष बोलो, एटॉमिसिटी CH4 की 5 हो जाएगी ना। तो 3 से जब ज्यादा होता है तो पेंटाटॉमिक, हेक्साटॉमिक ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको पॉली बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, मोर देन 3 को क्या बोल दिया, मोर देन 3 को एक ही कैटेगरी दे देते हैं, पॉलीएटॉमिक। 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो क्या नाम दे देंगे, पॉलीएटॉमिक। कैसा मॉलिक्यूल है, पॉली। ठीक है, क्लियर है बात। एलिमेंट कितने डिस्कवर्ड हैं अभी तक, 108, 118, 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड है ना। केमिस्ट्री पढ़ रहे तो हमें पता होने चाहिए ना एलिमेंट कितने डिस्कवर्ड है। आपको एक काम भी करना है, अगली क्लास के लिए आपका होमवर्क है, एटॉमिक नंबर और नेम आपको याद करके आने हैं एलिमेंट के। नहीं, 1 to 30, 1 to 30 अभी आप, नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है 1 to 30। क्या क्या याद होना चाहिए, जैसे हमने बोला एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है H, और एलिमेंट कौन सा है, ऐसे करके 1 to 30 तक याद करने। पीरियोडिक टेबल वाले उसमें चैप्टर में भी होगा, और नहीं तो गूगल बाबा तो जिंदाबाद है ना। ये कल करके आने आपको। अभी नहीं, एलिमेंट की अगर कभी भी बात करोगे तो एलिमेंट में एक चीज ध्यान रखिए कि एलिमेंट किससे बना हुआ होगा, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल होगा वो कैसा होगा, एक ही तरीके का होगा। जैसे मान लो हमने बोला सिल्वर एलिमेंट का सैंपल है हमारे पास एक सिल्वर का सैंपल हम लेकर के आए 50 किलो सपोज,
है ना। तो आप बोलोगे, कोई बच्चा अगर कहता है और हमने इसके आगे लिख दिया प्योर, प्योर सिल्वर सैंपल का मतलब क्या है, वो जो सैंपल होगा उसमें केवल सिल्वर एटम ही होंगे। प्योर लिख दिया तो क्या मतलब है उसका, केवल उसमें क्या होगा। अगर हम प्योर ना लिखते, इम्प्योर लिखते तो क्या होता, उसमें कोई और एलिमेंट भी मिक्स भी हो सकता है, उसमें कोई इम्प्योरिटी भी हो सकती है ना। धूल मिट्टी भी हो सकती है, कहाँ से लेके आए डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। तो अगर किसी सैंपल को हमने बोला प्योर, प्योर का मतलब क्या है, केवल वही पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे हमने बोला प्योर वाटर सैंपल, सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करते हैं हम लोग दो तरीके से, एक बोलते हैं प्योर और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर। प्योर जैसे ही बोलेंगे वैसे ही क्या मतलब है, केवल वही सब्सटेंस उसमें होगा। हमने बोला सिल्वर सैंपल प्योर, तो उसमें केवल सिल्वर के एटम होंगे। अगर हमने बोला वाटर का सैंपल है प्योर, तो इसका मतलब उसमें H2O मॉलिक्यूल ही होंगे, और कोई ना तो एटम होगा और कोई ना तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा। इम्प्योर जैसे ही बोलेंगे उसमें क्या, इम्प्योर वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि बात हो रही है किसकी, मिक्सचर की। एक चीज में दूसरी चीज अगर मिली हुई है तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। सिल्वर में मान लो कॉपर मिक्स है, सिल्वर में मान लो कहीं हम ऐसी जगह से उसको लेके आ रहे हैं उसमें धूल मिट्टी मिक्स है ना, या उसमें कोई और सिल्वर जैसा चमकता हुआ कोई और एलिमेंट मिक्स है। तो इम्प्योर बोलते ही वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। और प्योर बोलते ही क्या होगा, वो जो जिस चीज को आप बोल रहे हो केवल उसी के एटम या मॉलिक्यूल होंगे। तो प्योर इम्प्योर समझ में आया। ये नोट हो गया, होमवर्क कल का नोट हो गया। तो मैटर में दो कैटेगरी करी ना हमने, कौन कौन सी करी, एक बोला प्योर और दूसरे को क्या बोला, इम्प्योर को हम मिक्सचर भी कह सकते हैं, और प्योर को हम क्या बोलेंगे, ओनली वन काइंड ऑफ एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो। जैसे सिल्वर का सैंपल बोला था तो उसमें सिल्वर के एटम थे प्योर सिल्वर में, और हमने बोला प्योर वाटर तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल। तो ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल अगर है तो सैंपल क्या है हमारा, प्योर है। और अगर उसमें कोई और चीज मिक्स है तो क्या बोल देंगे उसको, मिक्सचर। क्लियर है। प्योर में एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। प्योर का ही पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है देखिए समझिए थोड़ा सा। जैसे हम लोग अभी लिखिएगा मत, हम वाटर को भी बोलते हैं कंपाउंड, हम CO2 को भी बोलते हैं कंपाउंड, हम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बोलते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड है क्या, कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर वाटर को एक कंपाउंड बोले हैं तो वाटर में हाइड्रोजन एलिमेंट दिख रहा है, ऑक्सीजन एटम दिख रहा है। अगर CO2 को बोल रहे हैं तो कार्बन एलिमेंट दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को एक कंपाउंड बोला तो कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। लेकिन कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या है, इसमें फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेशियो होगा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स।
अभी कोई लिखना नहीं, बात समझना। जैसे हमने बोला कि इस क्लास में एक लड़की है अनुकृति, एक है मानसी, एक लड़का है आकाश, एक है आयुष, एक है अरिज। ठीक है, तो क्या किसी एक से हम दूसरे को कंफ्यूज कर सकते हैं? मतलब मेरे जैसा बोलने वाला इंसान कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन नेम में ही कंफ्यूज होगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं आयुष को देख करके मतलब कुछ और दिमाग में आएगा। आयुष की जो प्रॉपर्टी है वो आयुष की है ना। जितनी भी मुझे पता है, मुझे इसको नाम भले नहीं याद आए, मुझे याद आ जाएगा इसमें ये क्वालिटीज है या इसमें ये माइनस पॉइंट है। ठीक, अनुकृति को देख के मुझे पता चल जाएगा अनुकृति की ये स्पेशलिटी है। दीवार को देख के मुझे पता चल जाएगा इसकी ये स्पेशलिटी है ना? तो हर इंडिविजुअल क्या है, अपने आप में स्पेसिफिक है, बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, सारे कंपाउंड क्या होते हैं, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे हैं समझिएगा ध्यान से, लिखिएगा नहीं अभी। जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड हम खोज के लेके आए हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ दूसरा कंपाउंड हम खोज के लेके आए। एक का फॉर्मूला हम बता रहे हैं H2O और एक का फॉर्मूला हम बता रहे हैं H2O2। अगर इसमें हम देखें तो दो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के साथ, और इसमें अगर हम देखें तो दो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं दो ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मास का रेशियो देखा जाए तो एक हाइड्रोजन का मास हम 1 यूनिट लेते हैं, एक ऑक्सीजन का मास हम 16 लेते हैं, तो रेशियो आएगा 2:16। सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज 1:8। लेकिन अगर इसमें हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, दो हाइड्रोजन का मास आ जाएगा 2 यूनिट, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, और रेशियो क्या बन जाएगा अपना 1:16। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ ये कंपाउंड है, ये अरेंज खोज के लेके आए हैं कहीं से, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड है आयुष खोज के लेके आए हैं। बोल रहे हैं हम तो दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों पानी है। ठीक, मैडम बैठी है एक मशीन लेके, एक इंस्ट्रूमेंट लेके, उससे पता कर रही हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है। ठीक, मैंने पता किया कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:, मास रेशियो 1:16 है। पहले एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को पता है, पहले से हम लोग इसको पता कर चुके हैं कि वाटर में रेशियो क्या होता है 1:8 का होता है, और ये जो दूसरा कंपाउंड है इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, इसमें रेशियो होता है 1:16 का, है ना। तो इसको हम बोलेंगे पानी और इसको पानी नहीं बोलेंगे, भले इसका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर एक रेशियो है तो एक ही कंपाउंड होगा, हर पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए एक स्पेशल रेशियो होगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड का रेशियो 1:8 है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो उसको पानी बोलोगे। अगर रेशियो चेंज होता है 1:7, 1:5, 1:4 या 1:16 जैसा कि आ रखा है, तो आप उसको पानी नहीं बोलोगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला अनुकृति की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर कंपाउंड है इस अर्थ पे तो उसमें उसके एलिमेंट का मास रेशियो स्पेसिफिक है। ये कंपाउंड की क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर मास रेशियो चेंज करोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, वो कंपाउंड नहीं है फिर दूसरा कंपाउंड है। इसको हमने क्या बोला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसको क्या बोला था हमने, क्लियर है बात। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, कार्बन अगर एक एटम है ऑक्सीजन एक एटम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो। कार्बन अगर एक एटम है ऑक्सीजन डबल उसके साथ कंबाइन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से ही तो बने हुए हैं। क्यों, क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है तो कंपाउंड ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए अलग नाम दे रहे हैं।
है ना। अब अनुकृति को दीवा, दीवा को अनुकृति थोड़ी बोल सकते, दोनों अपने अपने में क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक, तो बात समझ में आई। कंपाउंड का क्या कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन लिखेंगे, कंपाउंड हेडिंग डाल के लिखिए, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, या फिक्स्ड, यहाँ पे लिख दीजिए मास रेशियो, फिक्स्ड मास रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ऑनलाइन बच्चों बात क्लियर हो रही है? Yes. एग्जाम्पल में लिखिए, टू कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, two compounds made of hydrogen and oxygen, one is called water, other one is called hydrogen peroxide। एक को बोला पानी, दूसरे को बोला, two compounds, one is called water and another one is called hydrogen peroxide। and its mass ratio is, मास रेशियो ऐसे करके लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा। अनदर वन इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, PEROXIDE, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सब लोग लिख पा रहे हैं? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है? ये रेशियो लिख लो। नोट कर लिए रेशियो दोनों? क्लियर है? कोई दिक्कत? भारी तो नहीं लग रहा है सर पे? ज्यादा पढ़ ली केमिस्ट्री? नहीं, छोटी छोटी चीजें थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। ऑनलाइन बच्चे नोट कर लिया? Yes. ऑनलाइन वालों एक तो वीडियो नहीं ऑन कर रखा है, यस नो कुछ बोलते नहीं हो, मैं पूछती हूँ जब भी बोलते हो। मुझसे भी बोला करो, ऐसे लगता है वो क्लास, हमारी क्लास अलग चल रही है, आपकी अलग चल रही है, एक साथ चलनी चाहिए ना। CO और CO2 में निकालो जरा मास रेशियो। इसको बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का 12 लेते हैं एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16 लेते हैं। मास रेशियो निकाल दो कार्बन ऑक्सीजन का। यहाँ 12 आ गया और एक ऑक्सीजन का 16, 4 की टेबल से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3:4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो अगर 3:8 है तो कार्बन डाइऑक्साइड है कंपाउंड, और अगर 3:4 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, फॉर्मूला मालूम है, एटॉमिक मास मालूम है, तो रेशियो निकाल लेंगे। दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि हमको याद रखना है, याद नहीं रखना है, बस एक एग्जांपल आपको बताएं। ठीक है, कंपाउंड पढ़ लिया हमने। कंपाउंड की क्या स्पेशलिटी पढ़ी, क्या स्पेशल था?
कि एलिमेंट का मास रेशियो क्या होगा, फिक्स। अगर आप मास रेशियो चेंज करोगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। एक्सेप्शन लिख ले इसका, केमिस्ट्री में कहाँ है, जहाँ पे रूल है वहां पे क्या है, साथ साथ में पीछे पीछे चलते रहे। अब वैसा एग्जांपल लिखेंगे जिसमें क्या है, मास रेशियो तो सेम है लेकिन कंपाउंड क्या है, डिफरेंट। एक्सेप्शन क्या लिखना है, मास रेशियो सेम बट कंपाउंड्स आर डिफरेंट। अब अभी तक हमने रूल सिखाया क्या, मास रेशियो सेम है तो कंपाउंड भी सेम होगा। अब यहाँ तो मास रेशियो सेम है लेकिन कंपाउंड को क्या बोल दिया हमने। एक एग्जांपल है CH2O। CH2 इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। कंपाउंड का क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। रेशियो निकालें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, सब लोग अपने हिसाब से कोशिश करें। कार्बन का 12 लेते हैं, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। 2 की टेबल 2 की टेबल से कट कर देते हैं, ये आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही रेशियो में, तो नहीं आ रही होगी, एटॉमिक वेट पता है तो फटाफट से हो जाए। ग्लूकोज एक कंपाउंड है C6H12, आ जाइए C6H12O6, नाम क्या है। अब रेशियो निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। सेम रेशियो का मतलब क्या हो गया, फिर कंपाउंड सेम होना चाहिए था लेकिन क्या है, कार्बन कितने हैं 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 12 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है, तो ये क्या बन गया 72, ये क्या बन गया 12, 16 6 या कितना होता है 96। पक्का, मुझे नहीं आती है मैथ्स। 12 की टेबल से कट कर दें, रेशियो तो सेम आ गया, पर कंपाउंड क्या डिक्लेयर किया केमिस्ट्री ने, एक है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा क्या है ग्लूकोज। तो वाले रूल का एक्सेप्शन हो गया ना। और 12 की टेबल से कट किया, हमें नहीं पता, तुम देखो, हमको मैथ्स नहीं आती, तुम लोग देखो। 4 कहाँ से आ रहा है, देखो भाई क्या कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं भाई साहब। क्या लगा दिया 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 कार्बन, यही तो लगाना था। आया, क्या किया था, ये कौन है, अद्भुत प्राणी, इस टाइम कौन आना चाहता है, आके चला गया ना।
6:15 हो रहा है ना? अच्छा, गलती से आ गया। आप करते हो क्या कभी ऐसा? ये कौन है? बच्चों को नहीं पहचानते अभी तक। आन्या चौधरी, किस क्लास में पढ़ना है बच्चे आपको? लिंक किसने भेजा आपको? तो आप लेट नहीं ज्वाइन कर रहे हो? स्टार्ट करें? अच्छा, एएमयू सुना है आप लोगों ने? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, सुना हुआ है? क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होती है, किस लिए यूज करते हैं? हाँ, जैसे मान लो कि अभी हमको ऑरेंज को क्या करना है, वेट करना है, तो ऑरेंज को उठाया, वेट मशीन पे डाल दिया, है ना? तो ऑरेंज का वेट कैलकुलेट हो जाएगा। किसी का भी, सपोज ऑरेंज सामने बैठा है इसलिए हमने इसका नाम, ऐसे उसको एम्बैरेस नहीं करेंगे आप। किसी का भी अगर वेट आपको कैलकुलेट करना है, वेजिटेबल खरीदने जा रहे हैं, कोई कुछ भी आप ले रहे हैं, तो आपको क्या करते हैं, वेट मशीन पे डालते हैं, पता चल जाता है आपको इतना 2 किलो सब्जी हो गई, 4 किलो हो गई, है ना? पता लग जाता है। एटम क्या है, एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनका साइज बहुत छोटा है, तो इसकी वजह से उनको क्या है, इस तरीके से काउंटिंग उनकी करना या उनके वेट को मेजर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और बहुत कम उसका वेट आता है। तो इसकी वजह से एक यूनिट डिस्कवर हुई जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। बहुत छोटी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट डिस्कवर की गई। इस एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में हम लोग किसी भी एटम के मास को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमने बोला कि कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, कार्बन का एटॉमिक मास है कितना, 12। 12 बोलने का मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के 12 टाइम्स है। 1 एटॉमिक मास यूनिट के कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स है। जैसे हमने बोला मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक मास है 24, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, इसका मतलब ये 1 एटॉमिक मास यूनिट का 24 टाइम्स है। ये एटॉमिक मास यूनिट डिस्कवर कैसे की गई, क्या चीज इसमें मेजरमेंट के लिए, सब चीजों के मेजरमेंट के लिए एक बेसिक यूनिट बनाई जाती है। जैसे मान लो आप कभी कपड़े खरीदने जाओ, तो आपको मीटर लेंथ में वो बोलते हैं ना, कि एक उनके पास ऐसा लंबा सा मीटर होता है, और उससे वो क्या करते हैं, उससे मेजर करके ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है। 1 मीटर का अगर 2 टाइम्स कर दिया आपने तो 2 मीटर हो गया, 3 टाइम्स कर दिया 3 मीटर हो गया। तो सिंपल बेसिक यूनिट क्या थी, 1 मीटर थी, है ना? लेंथ अगर मेजर कर रहे हो किसी की क्लोथ की तो 1 मीटर थी। उसी तरीके से आपको जो एटॉमिक मास को मेजर करने की बेसिक यूनिट है वो क्या है, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये निकाली कैसे गई, कार्बन का एक एटम लिया, कार्बन में 3 आइसोटोप डिस्कवर्ड है, कार्बन के 3 आइसोटोप डिस्कवर्ड है। एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14। ये तीन आइसोटोप नेचर में प्रेजेंट। इनमें से कार्बन 12 के एटम को लिया साइंटिस्ट ने, उस कार्बन 12 के एक एटम का मास कैलकुलेट किया, उसका 1/12 पार्ट कैलकुलेट किया, उसके 1/12 पार्ट को इन्होंने नाम दिया 1 AMU। तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, 1 AMU को सिंपल समझना क्या है, कार्बन 12 के एक एटम का मास, उसका हमने क्या कर दिया 1/12, उसको हमने क्या बोल दिया 1 AMU। और यही 1 AMU किसके लिए यूज हुआ, किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करने के।
एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो लिखिए AMU लिख लेते हैं। AMU क्या होता है? AM एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, AMU को कभी कभी U भी लिखते हैं। AMU को कभी कभी U भी लिखते हैं। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, और अगर हम इसको U लिख रहे हैं तो U को लिखते हैं यूनिफाइड मास। बात एक ही है, दो नाम दिए गए। ठीक है, जैसे किसी के स्कूल का नाम मान लो रोहित और घर का नाम गोलू रख दें, तो बात तो एक ही है ना, वो रोहित और गोलू एक ही चीज है, दो नाम दे दिए गए, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। ये एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट कैसे किया साइंटिस्ट ने? इसको कैलकुलेट करके बताया कि 1 AMU होता क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन का सैंपल लिया, कौन सा? कार्बन 12 वाला, उसके एक एटम का मास कैलकुलेट किया और उसका 1/12 पार्ट कैलकुलेट कर लिया। उस पार्ट को क्या कह दिया? उसको बोल दिया 1 AMU। क्लियर है? हाँ, कार्बन 12 देखो, मेजरमेंट में जैसे बहुत सारे मेजरमेंट में हाइड्रोजन को लिया गया है, कुछ मेजरमेंट्स में क्लोरीन को लिया गया। जैसे कई बार साइंटिस्ट वैसे, एक तो अवेलेबिलिटी होती है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट है या अवेलेबल है, दूसरी चीज़ साइंटिस्ट उन चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं जिसमें अगर इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें कैलकुलेशन ईजी हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन 12 ही क्यों लिया, नाइट्रोजन क्यों नहीं ले सकते थे, और कोई एलिमेंट क्यों नहीं ले सकते थे। इनका एक क्या होता है, एक बेसिस होता है, कहीं पे कैलकुलेशन का बेसिस होता है, कहीं पे कुछ और चीज़ों का बेसिस होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन का बेसिस। 1 AMU याद हो गया सबको? क्या है 1 AMU? वन बाई 12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या उसी को बोलते हैं U, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब अगली बात पे आ जाते हैं। आज एटॉमिक मास और इसको आज मोल स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमने बोला कि सल्फर एलिमेंट लिया है हमने, और ये जो सल्फर एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास है 32। सल्फर का एटॉमिक मास है 30। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक मास होता क्या है, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास इज जस्ट अ नंबर। एटॉमिक मास क्या है? एक नंबर है, हर एलिमेंट के लिए एक नंबर दिया गया। किस बेसिस पे दिया गया? देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये हमारे पास सल्फर का सैंपल, तो इसमें ढेर सारे सल्फर के एटम थे। यहाँ पे कौन गया, कौन जाएगा आपकी बार? साइंटिस्ट बन के कौन बनना चाहता है साइंटिस्ट? क्या नाम है बेटा आपका? मैं भूल गई।
साइंटिस्ट है तो कान वान क्या हो जाएंगे, थोड़े बड़े कर देते हैं, मतलब थोड़ा उसकी पावर क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी ना, कोई भी हो। चलो एक्स लिख देते हैं, आप लोग शर्मा रहे हो कान बड़े कर दिए तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सल्फर एटम को पिक कर लिया, एक सल्फर एटम को लिया, ठीक, इसका मास देखा, ठीक, और एक हमारे पास इस तरीके का एक मेजरमेंट के लिए यूनिट थी, एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें हमने इसके मास इसके एक एटम के मास को हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो अगर कंपेयर करते हैं हम लोग तो हमने देखा कि सल्फर के जो एटम था उसका मास हमने देखा और उसका मास आया हमारा 1 AMU, जो यूनिट ली थी हमने 1 AMU यूनिट हमने क्या ली थी, 1/12 पार्ट निकाला था किसका, 1 एटम मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यही तो लिया था। तो एक तरफ कार्बन 12 के एटम का मास लिया और उसका 1/12 पार्ट निकाला, यानी 1 AMU लिया, और एक तरफ सल्फर के एक एटम का मास निकाला। तो देखा कि ये 1 AMU का 32 टाइम्स मिलता है। 1 AMU का कितने टाइम्स दिख रहा है, 32 टाइम्स। तो जितने टाइम्स दिखा वही इसका क्या असाइन कर दिया गया, एटॉमिक मास। मतलब पहले से हर एलिमेंट का एटॉमिक मास हमको मालूम नहीं था, हमने क्या किया, कार्बन 12 के एटम को ये बेस मानते हुए इसके कंपैरिजन में देखा कि कौन कितने टाइम्स भारी है, किसी का एक एटम कितने टाइम्स भारी दिखाई दे रहा है। जो मान लो 24 टाइम्स भारी दिखाई देगा उसको 24 उसका एटॉमिक मास ले लेंगे, जो आपका 1 टाइम भारी दिखाई देगा उसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, जो 16 टाइम दिखाई देगा भारी उसको 16 ले लेंगे, जैसे ऑक्सीजन को 16 लोग है ना। तो एटॉमिक मास क्या है, जस्ट अ नंबर, जो ये डिनोट करता है कि कार्बन 12 क्या अगर एक एटम है उसके मास का 1/12 पार्ट लेते हैं यानी 1 AMU लेते हैं तो 1 AMU के कितने टाइम्स उसका मास होगा। क्लियर है बात, लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, बात तो समझ में आ गई ना। किसी का एटॉमिक मास जस्ट एक क्या है, नंबर है, जो ये शो करता है कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट का कितने टाइम्स ये एटम भारी है, उसके कंपैरेटिव हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, ये नोट कर लो, इसमें वैसे ज्यादा कुछ नोट करने वाली चीज नहीं है, लिख लो एटॉमिक मास इज अ जस्ट अ नंबर। ज्यादा क्या लिखाया मैंने इसमें, खेल तमाशा ही तो करवाया, ज्यादा क्या था। डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, इसे जरूरत नहीं है पर लिख लो, फिर भी लिख। कभी कभी बच्चों को लगता है डेफिनेशन भी, डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, मैं बोल रही हूँ। एटॉमिक मास, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास की डेफिनेशन, AMU की तो हो गई। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट can be defined as number. Atomic mass of an element can be defined as a number which indicates how many times the mass of one atom of that element, the mass of one atom of that element is heavier in comparison to
in comparison to 1/12 part of 1/12 part of mass of one carbon atom, mass of one carbon atom of carbon 12, of carbon 12. ठीक है, थोड़ी बड़ी सी अजीब सी कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन है ना, इसलिए मैं समझाने के उसमें ही थी, लिखाने के उसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या किया मैंने, आपको लिखवा ही दिया, मानी नहीं मैं, है ना। 1 AMU का एक डेटा नोट कर लो, फिर आपकी क्लास 1 AMU इज इक्वल टू लिख लो 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, केजी लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, सही लिखा हुआ है, देख लो। कहाँ, मैंने बोल दिया बंद हो गई क्लास, मैंने बोला था, मैंने ऐसा बोला था बंद करेंगे, एक लाइन और लिखेंगे फिर बंद करेंगे। मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का एटॉमिक मास बोला जाता है 32, ये एक नंबर है, बताया था ना, एटॉमिक मास इज अ जस्ट अ नंबर। और अगर बोलेंगे सल्फर के एक एटम का मास बता रहे हो आप, तो वो हो जाएगा 32 AMU। ये दोनों लाइन आपके काम आने वाली है बहुत ज्यादा, किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। एक एटम का अगर मास लिखना है तो उसी नंबर को AMU में लिख दीजिए, और अगर आपको एटॉमिक मास लिखना है तो वो क्या होगा, दैट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, अभी इसी से एक और रिलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब मोल पे आएंगे, अभी मोल शुरू नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपके मोल शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन बच्चों बाय बाय।